हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कैरियरवेल। सो गाइस, करने वाले हैं हम लोग केमिस्ट्री की शुरुआत। तो केमिस्ट्री में जो हम पहला टॉपिक लेने वाले हैं वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। लेकिन उससे पहले हम बताते हैं आपको कि केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है और किस अंदाज में पढ़ना है, ताकि आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, वनडे एग्जाम, उसके सवाल आपसे बन जाएं। तो आज हम केमिस्ट्री का पहला टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम आपके सामने दिख रहा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। लेकिन किस अंदाज में और किस सिलसिले को रखकर हम लोग पढ़ेंगे, उस टॉपिक को हम पहले डिस्कस करना चाहेंगे। सिलेबस आपको बता देता हूं, लेकिन क्लास के आगाज से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है। टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस? ठीक है। ब्राइटनेस ज्यादा है क्या? सही है ब्राइटनेस। तो जिन लोगों की बायोलॉजी हो गई है उनके लिए केमिस्ट्री होगी, और जिनकी पहली क्लास है तो उनके लिए पहले केमिस्ट्री, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, अपना बायोलॉजी यानी जिस्म का अध्ययन। लेकिन कुछ पुराने बैचेस थे जिनमें केमिस्ट्री रह रही थी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए उनकी पहली क्लास जो होगी वो केमिस्ट्री को होगी, और फिर केमिस्ट्री फिनिश हो जाने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, और फिजिक्स जो है वो अंकुर वशिष्ठ सर आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो केमिस्ट्री है वो किसका ब्रांच है, तो वो है साइंस का ब्रांच। तो एक बार अगर आपसे, आपकी तरफ से ओके हो जाए तो फिर हम क्लास का करते हैं आगाज। हमारे साथ है डीएन शर्मा, आंचल, पूजा और श्रेयांश हमारे साथ हैं। कुछ हो चुकी है, हो जाने दीजिए, शुरुआत से हम लोग शुरू करेंगे। कशिश कुमारी, चलिए। तो भाई साहब, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं साइंस की, तो चूंकि केमिस्ट्री साइंस का एक ब्रांच है, तो ये जो साइंस शब्द है ना, शब्द जो विज्ञान है, ये जो विज्ञान शब्द है एक लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है। शब्द जो साइंस है वो कहां से लिया गया है? एक लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है। कहां से लिया गया है? एक लैटिन वर्ड, एक लैटिन शब्द है, एक लैटिन शब्द है साइंटिया, उससे लिया गया है ये शब्द साइंस। ठीक है जी। जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है नॉलेज, यानी ज्ञान। सो आप लिख सकते हैं कि वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज। शब्द साइंस एक लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है ज्ञान। तो मतलब साइंस में सिर्फ ज्ञान की बातें होती हैं, वाहियात बातें नहीं होती। तो शब्द साइंस, शब्द विज्ञान एक लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है, ज्ञान होता है। ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की बातें होने वाली हैं। ठीक है। चलिए, ब्राइटनेस ज्यादा लग रही है, दिख रहा है जो स्लाइड पे लिखा हुआ है? सही। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखाएं, इसकी ब्रांचेस ऑफ साइंस, ब्रांचेस ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखाएं, विज्ञान की शाखाएं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि साइंस के दो ब्रांचेस हैं, या साइंस को दो ब्रांचेस में बांटा गया है। पहली जो शाखा है
वो है आपकी द नेचुरल साइंस। द नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान विच इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजी, और इसी को बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान। नेचुरल साइंस या बायोलॉजी जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। किसकी करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, सजीवों का अध्ययन करते हैं, जिसमें भी जान है, जिसमें भी जीवन है, उसका जिक्र कहां होता है? विज्ञान की एक शाखा में, जिसका नाम है बायोलॉजी या नेचुरल साइंस। तो जीवन का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन, जिंदगी की बातें जो होनी है वो आपके नेचुरल साइंस या बायोलॉजी में होती है। जीवन के अलावा बाकी चीजों का अध्ययन किया जाता है फिजिकल साइंस में। क्या बोलते हैं? द फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान। जीवन के अलावा बाकी चीजों का अध्ययन भौतिक विज्ञान में किया जाता है। जैसे ये बल्ब कैसे जल रहा है, ये फैन कैसे चल रहा है, इस तरह की बातें फिजिकल साइंस में होगी। और फिजिकल साइंस के भी दो ब्रांचेस बनाए गए, फिजिक्स और केमिस्ट्री। क्या? फिजिक्स यानी भौतिकी, और दूसरी है ब्रांच केमिस्ट्री। पता होगा सबको, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। जैसे कि ये बल्ब कैसे जल रहा है, ये फैन कैसे चल रहा है, ये आवाज हमारी आप तक कैसे पहुंच रही है, इस तरह की बातें फिजिक्स में होती हैं। और जैसे मैं कहूं कि पानी क्या है? लिक्विड है। ये पानी दो गैसों के मिलने से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो गैस मिले हैं तब बना है लिक्विड। उस लिक्विड का नाम है वाटर। वाटर लिक्विड क्यों है ना? वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम किस टेम्परेचर पे होती है, क्यों होती है, इस तरह की बातों का जिक्र जो होता है वो केमिस्ट्री में होता है। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अभी, जो ब्रांच साइंस का, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री। कोई शक किसी को? ब्राइटनेस ज्यादा लग रही है? अच्छा, इसको अभी कम करते हैं। ठीक है जी। ठीक है, चलिए। तो अगर हम बात करें कि भाई नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस की, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या? अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री। देखो, केमिस्ट्री जो आप पढ़ोगे, वो आपका जो पढ़ने का जो लेवल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? जो आपका स्तर होना चाहिए वो होना चाहिए 6 to 12th। क्या होना चाहिए? 6 to 12th। लेकिन अगर आप 6 to 10th पढ़ते हैं तो आपके सारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। हर टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे 6th क्लास से और अपना लेवल बढ़ाते बढ़ाते 11th और 12th तक चलेंगे। जो हम लोग बुक फॉलो करेंगे पढ़ने के लिए वो हमारी होगी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का दामन नहीं छोड़ेंगे, प्लस अदर्स जो बुक्स हैं उसको लेकर चलेंगे, है ना। तो ये हमारा होगा बुक पढ़ने का, यानी सबसे पहले हम एनसीईआरटी के दामन को पकड़े हुए चलेंगे, उसके बाद ही दूसरी किताबों का उसमें एडिशन करेंगे। अगर हम बात करते हैं क्लास की, तो क्लास बिल्कुल बाइलिंगुअल होने वाली है आपकी। बाइलिंगुअल होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इसकी पीएनजी आपको मिल जाती है।
तो नोट्स बनाने का जहां तक सवाल है तो आप हमारे साथ साथ बना सकते हैं नोट्स, या फिर ये जो पीएनजी अपलोड कर दी जाती है उससे नोट्स बना लीजिए, या ये जो हमारी जो अभी जो क्लास होनी है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड की जाती है ऐप पर, तो उसको फास्ट फॉरवर्ड करके बना लीजिए। तो नोट्स बनाने का अपना अपना तरीका होता है ना, सब पर एक रूल अप्लाई नहीं होता है। सब कुछ लोग क्लास के साथ साथ लिखने में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ जो है कि क्लास के समय वो सिर्फ क्लास की तरफ ड्यान देते हैं, नोट्स बाद में बनाते हैं। तो अपना अपना तरीका है, जिस तरीके में आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं वो तरीका आप इस्तेमाल करें। उसके बाद अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन में अगर हम बोले तो कम से कम 3 से 4 महीने आपको लगेंगे, लेकिन चूंकि हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर हमारी क्लास हो तो इससे कम अवधि में हम इसे फिनिश करने की कोशिश होगी हमारी, और बहुत ही शानदार ढंग से जो आपके एग्जाम्स हैं, जिस तरह का आपका क्वेश्चन का लेवल है, उस अंदाज में हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। तो चलिए एक नजर डालते हैं हम लोग अपने सिलेबस पर, है ना, सिलेबस पर। और अगर हम नंबर ऑफ क्लासेस की बात करें तो लगभग 40 से 45 क्लासेस आपकी होंगी, इससे ज्यादा भी जा सकती हैं, है ना। वो ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कि 1 घंटे की क्लास है कि 1.5 घंटे की क्लास है, ठीक है। तो ये 40 से 45 क्लासेस, 50 क्लासेस, 55 क्लासेस तक जा सकती हैं नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। ये हमारा पहला टॉपिक होगा जिसमें हम एटम के बारे में बात करेंगे, है ना, एटम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एटम आपको समझ में आता है तभी केमिस्ट्री आपको समझ में आती है। दूसरा जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है न्यूक्लियर रिएक्शंस। क्या होने वाला है? न्यूक्लियर रिएक्शंस, नाभिकीय अभिक्रियाएं। ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा, नाभिकीय अभिक्रियाएं, जिसमें हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करेंगे, एटॉमिक बम, हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर रिएक्टर, इस तरह की बातों का जिक्र होगा, है ना। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में ही हम फ्यूजन की बात करेंगे, फ्यूजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन बम की बात करेंगे, एटम बम की बात करेंगे, परमाणु भट्टियों के बारे में बात करेंगे, जहां से ढेर सारे सवाल आपके एग्जाम्स में होते हैं। तीसरा जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है रेडियो एक्टिविटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता, जिसमें अल्फा, बीटा, गामा रेज वगैरह की बातें होंगी, उनकी प्रॉपर्टीज की बातें होंगी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की बातें होंगी। हाँ, कंप्लीट केमिस्ट्री कवर होगी, घबराइए मत, पूरा का पूरा हम पढ़ेंगे। रेलवे हो, चाहे सीडीएस हो, सीजीएल हो, जो भी एग्जाम आपका वनडे एग्जाम है, उस लेवल को हम मेंटेन करके चलेंगे। आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, घबराइए बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और कोशिश होगी कि डेली क्लास हो और काफी बढ़िया लेवल से हम लोग बात करें, है ना, डिटेल में बात करें। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के बाद हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल, क्षारक एवं लवण, अम्ल, क्षारक एवं लवण, या अम्ल, क्षार, लवण भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा होने वाला है क्या? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। तो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक होगा, है ना। इसमें एसिड्स के बारे में बात होगी, बेसिस के बारे में बात होगी, सॉल्ट्स के बारे में बात होगी, डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स की बात होगी, डिफरेंट टाइप्स के एसिड्स की बात होगी, है ना, कि भाई ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, जिसको मिनरल एसिड भी कहते हैं, मोनोप्रोटोनिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड, इस तरह की हम लोग बातें करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, इस तरह की बातें होंगी। पीएच स्केल की बातें होंगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बातें होंगी, एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें कई टॉपिक्स आपके छुपे हुए होंगे।
तो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, फिर न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगे, फिर रेडियो एक्टिविटी हम लोग पढ़ेंगे, फिर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की बातें होंगी। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा आपका कंबशन के बारे में, कंबशन के बारे में, दहन के बारे में। तो कंबशन एंड फ्लेम आपने देखा होगा, ये 8th क्लास की आपको केमिस्ट्री में मिलेगा, दहन एवं ज्वाला, है ना, कि किस तरह के कंबशन होते हैं, फ्लेम के कितने रीजन होते हैं, वहां से भी आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में सवाल होगा। नेक्स्ट आपका होगा कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होगा, कोयला एवं पेट्रोलियम, जिसमें हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की बात करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करेंगे, है ना, डिफरेंट टाइप्स के ईंधन की बात करेंगे, जैसे एलपीजी की बात होगी, सीएनजी की बात होगी, कोल गैस की बात होगी, प्रोड्यूसर गैस की बातें होंगी, है ना। तो जितने तरह के जो फ्यूल हैं, पेट्रोलियम को कैसे निकाला जाता है, पेट्रोलियम का जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो उसके प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं, पेट्रोलियम का अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उसके प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे, कितने टेम्परेचर पे वो एक्सट्रैक्ट होंगे, कोयले का जो कोयले को अगर हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में गर्म करते हैं तो उसको कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, भंजक आसवन, उसके क्या प्रोडक्ट्स होंगे, उन प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करेंगे काफी डिटेल से। उसके बाद हमारा जो टॉपिक होने वाला है कोल एंड पेट्रोलियम के बाद, वो हमारा होगा पॉलीमर्स। क्या होगा हमारा? पॉलीमर्स यानी बहुलक। बहुलक के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना, बहुलक के बारे में हम लोग बात करेंगे कि भाई पॉलीमर्स क्या होते हैं, कितने तरह के पॉलीमर्स होते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फाइबर्स की बात करेंगे, फाइबर्स यानी रेशे की बात करेंगे, कितने तरह के रेशे होते हैं, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, जैसे नायलॉन, नैनॉन, 6 है ना। उसके बाद हमारी बातें होंगी प्लास्टिक के बारे में, प्लास्टिक्स के बारे में, प्लास्टिक कितने तरह के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं, है ना, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्या बातें होंगी, पॉलीमर्स के बारे में बातें होंगी, फाइबर्स के बारे में बातें होंगी, प्लास्टिक के बारे में बातें होंगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैटर के बारे में बातें होंगी, मैटर यानी पदार्थ, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक होगा, पदार्थ या जिसको हम द्रव्य कहते हैं। इसी में हम बात करेंगे मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, मेटलॉइड्स की, मिक्सचर की, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स की, कोलॉइड की। तो इसमें कम से कम 5 से 6 टॉपिक छुपे हुए हैं। तो मैटर में हम लोग बात करेंगे किसकी? मेटल्स की। इसी में बात होगी धातु की, इसी में बात होगी नॉन मेटल्स की, इन सब के गुण को। तो सब अलग अलग टॉपिक्स होंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स यानी अधातु, और फिर इसी में बात होगी मेटलॉइड्स की, मेटलॉइड्स की मतलब उपधातु की। इसी में बात होगी कंपाउंड्स की, है ना, इसी में हम लोग कंपाउंड की बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स होंगे, यौगिक पढ़ेंगे हम लोग। इसी में वाटर की बातें होंगी, वाटर भी यौगिक है, तो टेम्पररी वाटर की हार्डनेस की बात होगी, टेम्पररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस की बातें होंगी। उसके बाद मिक्सचर की बातें होंगी। तो मैटर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है। और मिक्सचर भी अलग अलग तरह के होंगे, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कोलॉइड और सस्पेंशन, कोलॉइड के भी बहुत सारे टाइप्स, है ना। तो ये जो हमने सिर्फ मैटर लिखा है ना, इसमें ढेर सारे टॉपिक्स छुपा के रखे हैं हमने। तो मैटर के फिजिकल स्टेट्स, केमिकल स्टेट्स की बात करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि मैटर के 5 फिजिकल स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। इन सभी स्टेट्स का यहां पर जिक्र होने वाला है। उसके बाद चलेंगे हम लोग कहां पर? उसके बाद हम लोग चलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में पूरा एक ब्रांच है केमिस्ट्री का,
इसमें एल्केन, एल्कीन, अल्काइंस, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, होमोलोगस सीरीज है, वो सब की बात होगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन जो है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है ना। तो कार्बनिक रसायन में ढेर सारे टॉपिक्स छुपे होंगे, क्योंकि ये केमिस्ट्री की एक अलग ब्रांच है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। एल्केन पढ़ेंगे, एल्कीन पढ़ेंगे, एल्काइन पढ़ेंगे, केमिकल नेचर वगैरह पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जहां तक बात है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या पढ़ेंगे? आवर्त सारणी। पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी, जहां से क्वेश्चंस अगर होते हैं तो वो बच्चों से बनते नहीं है ना। तो बिल्कुल पीरियोडिक टेबल को हम इजी करके पढ़ेंगे और बिल्कुल वहां पे वार करेंगे जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पीरियोडिक टेबल, उसकी प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक टेबल कैसे कैसे बना, शुरुआत से किस तरह के मतलब अप्रोचेस हुए, वो सारी बातों का हम लोग जिक्र करेंगे, है ना। एक मिनट, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे मेरे पास। ठीक है। पीरियोडिक टेबल के बाद जो हमारा होगा 13वां जो टॉपिक होने वाला है, यानी वैसे तो टॉपिक बहुत हो गए, हमने इसको कम कर दिया। जैसे मैटर में ही आपका मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, मेटलॉइड्स है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, और मिक्सचर के भी कई टाइप्स हैं। तो इसको हमने इसी में कम से कम 4-5 टॉपिक है, तो थोड़ा सा आपको आसान लगेगा देखने में, इसलिए हमने कम कर दिया है टॉपिक को। पीरियोडिक टेबल के बाद जो हमारा होगा वो होगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जो 11th क्लास का टॉपिक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें हम पर्यावरणीय रसायन की बात करने वाले हैं, है ना। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जिसमें हम लोग बात करेंगे पोल्यूशन वगैरह की, उसके बाद ओजोन डिप्लीशन की, उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप के स्मॉग की बात करेंगे, फोटोकेमिकल स्मॉग, है ना। उसके बाद क्लासिकल स्मॉग, ओजोन के डिप्लेशन की वजह, ओजोन लेयर, ओजोन परत की क्षय क्यों हो रही है, इस तरह की बातों का हम लोग जिक्र करेंगे। ये भी काफी लंबा टॉपिक होने वाला है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करेंगे, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र होगा, ठीक है। फिर वाटर पोल्यूशन इसी में पढ़ेंगे, वाटर पोल्यूशन से होने वाली बीमारियों का जिक्र करेंगे। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये 12th क्लास का टॉपिक है, और यहां से भी देखिएगा आपके एग्जाम्स में काफी सवाल होंगे, है ना। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन का महत्व, दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र का महत्व। तो ये हमारा होगा सिलेबस, जिसको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो पोल्यूशन भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है, जिसमें बायोमैग्निफिकेशन, है ना, इत्यादि की हम लोग बातें करेंगे, है ना। यूट्रोफिकेशन की बातें करेंगे, बहुत सा लंबा टॉपिक होने वाला है। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स की बात करेंगे, ड्रग्स की बात करेंगे कि भाई बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, उसकी बातें होंगी। उसके बाद आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, कृत्रिम मधुरक वगैरह की बातें होंगी, और भी जो बहुत सारे केमिकल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स की बातें होंगी, है ना। तो कई टॉपिक्स उसमें हमने छुपा रखे हैं, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये 14 ही टॉपिक है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो देखिएगा कि टॉपिक्स निकलते चले आएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर। बिल्कुल बेसिक से। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आती है, आपका केमिस्ट्री खत्म है। तो सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एटम्स की। किसकी बात करेंगे? एटम्स की, परमाणु की। किसकी? परमाणु की। अब देखिए, एटम की अगर हम बात करते हैं तो एटम्स के बारे में सबसे पहले बोला है डाल्टन साहब ने। डाल्टन्स ने। किसने?
डाल्टन ने। लेकिन अगर डाल्टन से भी पहले की बात करें तो एक महर्षि कनाद थे इंडिया के, उन्होंने एटम के बारे में पहला जिक्र किया था। महर्षि कनाद थे, उन्होंने कहा कि अगर किसी पदार्थ को हम विभाजित करते जाएं, किसी पदार्थ को हम डिवाइड करते जाएं, विभाजित करते जाएं, विभाजित करते जाएं, विभाजित करते जाएं, तो एक ऐसा समय भी आएगा कि आप उसको पुनः विभाजित नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो वो जो सबसे छोटा अविभाजित कण मिलेगा, सबसे छोटा अविभाजित कण, उसको उन्होंने क्या कहा? परमाणु कहा। और उन्होंने कहा कि परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। ये थे आपके कौन? महर्षि कनाद। महर्षि कनाद थे। लेकिन चूंकि ये बात इन्होंने हिंदी में बोली थी तो ये ज्यादा असर नहीं दिखा पाया। इसी बात को डाल्टन साहब ने यूं कहा कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस which cannot be divided further. Atoms are the smallest particle of a substance which cannot be divided further. परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटा कण है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। तो क्या बन गया? डाल्टन ने जब ऐसा बोला तो इसी को नाम दिया गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या नाम दिया गया? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहा गया। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बोल दिया गया, है ना, क्योंकि इन्होंने यही बात इंग्लिश में बोली थी। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा गया। क्या बोला उन्होंने? महर्षि कनाद ने क्या बोला था कि परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे विभाजित नहीं कर सकते। हिंदी में बोला इन्होंने। इसी बात को डाल्टन ने कैसे बोला? इंग्लिश में बोला कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। एटम किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसको पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये बन गया आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो यहीं से हम लोग बात की शुरुआत करते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में डाल्टन ने क्या क्या बोला? तो डाल्टन ने कहा कि परमाणु सबसे छोटा कण होता है जिसको विभाजित नहीं कर सकते। सही के गलत? गलत कहा था उन्होंने। हम परमाणु को भी विभाजित कर सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में ये कही कि देखो, किसी भी तत्व के सारे परमाणु एक जैसे होते हैं। तत्व के बारे में हम बात करेंगे आगे, लेकिन आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिख लीजिए कि एलिमेंट क्या होता है, क्योंकि यह शब्द इस्तेमाल होने वाला है अभी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में, है ना। तत्व क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है? तो वह पदार्थ, वह सब्सटेंस जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है, जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु हो, उसको एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तो तत्व क्या होता है? एलिमेंट्स वो पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो एलिमेंट्स आर द सब्सटेंस विच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। जैसे अगर मैं कहूं कि यह आयरन का तत्व है, आयरन का एलिमेंट है, बात समझिएगा। मैं कह रहा हूं कि भाई ये आयरन का तत्व है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इसमें केवल और केवल आयरन के एटम होंगे, आयरन के एटम होंगे। तो वह पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो, ऐसे पदार्थों को, ऐसे सब्सटेंसेस को हम एलिमेंट कहेंगे। ये क्या है? एटम्स ऑफ आयरन। एटम्स ऑफ आयरन, लोहे के परमाणु। वह पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है उसे एलिमेंट कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई साहब ये जो है कॉपर का तत्व है, जैसे मैं कहूं ये कॉपर का तत्व है, कॉपर का तत्व है, इसका मतलब क्या है? इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉपर के परमाणु होंगे,
सिर्फ कॉपर के परमाणु होंगे। कॉपर 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 कॉपर। तो वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के, जिसके बारे में आगे हम लोग डिटेल से काफी बात करेंगे, अभी कॉन्सेप्ट के लिए जान लीजिए कि एलिमेंट का मतलब क्या है। वह पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो, है ना। जैसे मैं कहूं कि ये आयरन का तत्व है, इसका मतलब इसमें सिर्फ आयरन के एटम होंगे। मैं कहूं कॉपर का तत्व है, इसका मतलब सिर्फ कॉपर के परमाणु होंगे, कॉपर के एटम होंगे। तो डाल्टन साहब ने अपने परमाणु सिद्धांत में क्या बोला? उन्होंने कहा कि किसी पदार्थ को, किसी सब्सटेंस को अगर हम तोड़ते जाएं तो एक ऐसा समय आएगा कि फिर फर्दर उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो किसी पदार्थ का जो सबसे छोटा अविभाज्य कण होगा, इंडिविजिबल पार्टिकल होगा, उसको उन्होंने एटम कहा। तो उन्होंने कहा कि एटम को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता और ये किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। दूसरी बात उन्होंने कही, किसी तत्व के सारे परमाणु हर मामले में एक जैसे होते हैं, है ना। किसी तत्व के सारे परमाणु एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो ये डाल्टन परमाणु के कुछ सिद्धांत के आपके पॉइंट्स हमने यहां पे लिखे हैं। देखिए, पहला क्या बोलता है डाल्टन परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु। पहला क्या बोलता है कि एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। दुनिया का हर कुछ किसका बना हुआ है? एटम का बना हुआ है। हमारा शरीर, ये ब्रह्मांड, जैसे शरीर की जो इकाई है वो कोशिका है, कोशिका को भी तोड़ दें तो वहां से नॉन लिविंग थिंग बनता है, और उसकी इकाई क्या है? तो एटम है ना। सबसे छोटी इकाई उन्होंने कहा कि एटम है। और उन्होंने कहा कि एटम्स इंडिविजिबल होते हैं, और एटम जो है ना तो क्रिएट किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो सभी पदार्थ या द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं, और परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पे इल्जाम मत लगाइए, ये डाल्टन साहब ने बोला था कि सभी द्रव या सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं, और परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते। फिर उन्होंने ये बात भी देखो गलत बोली कि सारे तत्व के सारे एटम एक जैसे होते हैं। तो किसी भी तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं हर मामले में। ये भी गलत था, ये भी गलत था, है ना। अभी उसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर बोलता है कि द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग तत्व के परमाणु क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ये बात उनकी सही थी कि भाई तत्व अलग अलग हैं तो उनके परमाणु भी अलग अलग होंगे। जैसे आयरन का तत्व है तो उसमें आयरन के परमाणु होंगे, कॉपर का तत्व है तो कॉपर के परमाणु होंगे। ये बात उनकी ठीक थी कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि यौगिकों का निर्माण परमाणुओं के विभिन्न पूर्ण संख्या संयोजन द्वारा होते हैं। उन्होंने कहा कि जब एलिमेंट्स मिलते हैं तो कंपाउंड बनते हैं, तो एटम मिलते हैं तो कंपाउंड बनते हैं। जैसे कि देखो, हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिला तो वाटर का एक कंपाउंड बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया। तो उन्होंने क्या बोला कि यौगिकों का निर्माण जो होता है वो परमाणुओं के विभिन्न पूर्ण संख्या संयोजन से होता है। और ये पूर्ण संख्या होगी, ऐसा नहीं होगा कि हाफ जो है वाटर हो जाएगा और हाफ जो है ऑक्सीजन हो जाएगा, हाफ हाइड्रोजन हो जाएगा। पूर्ण संख्या का जब संयोजन होगा तब क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। जैसे HCl, हाइड्रोजन का 1 एटम, क्लोरीन का 1 एटम, ठीक है। तो ये बात इन्होंने कही। तो इसको जरा लिख लीजिएगा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में उन्होंने एग्जैक्टली बोला क्या था। तो इसको समझना नहीं है, इसको याद करना है, उन्होंने ऐसा बोला था। तो ये हमारी मजबूरी है कि ऐसे ही लिखना पड़ेगा। उनका स्टेटमेंट है, किनका? डाल्टन साहब का, कि यौगिकों का निर्माण परमाणुओं के विभिन्न पूर्ण संख्या संयोजन द्वारा होते हैं, है ना। नोट करेंगे इसको। कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू डिफरेंट होल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ये 4 पॉइंट याद कीजिए। अब हम इनकी खामियों को निकालेंगे कि भाई इन्हें क्या क्या वाहियात चीजें बोल के चले गए और हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है ना। नोट हो गया? नोट हो जाएगा तो लिखेंगे
डन। क्या लिखा है? कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन डिफरेंट एटम्स कंबाइन। सो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स फॉर्म अ कंपाउंड। ठीक है। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। किसी भी एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। फिर उन्होंने क्या बोला कि केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, रासायनिक प्रतिक्रिया में क्या हो रहा है? एटम्स का अरेंजमेंट हो रहा है, एटम्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है। जैसे देखो HCl अगर रिएक्शन करता है NaOH से, तो देखिए Na इसके साथ आ जाता है और HOH के साथ आ जाता है और बना लेता है क्या? NaCl और प्लस HOH मिलकर क्या हो गया? H2O हो गया। तो इन्होंने क्या कहा कि जो केमिकल रिएक्शन एक्चुअली क्या होता है? एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। तो एटम्स के रीअरेंजमेंट की वजह से केमिकल रिएक्शन होते हैं। जैसे HCl का रिएक्शन NaOH से आप करवाते हो तो Na जो है वो Cl से रिएक्शन करता है और H जो है वो OH से रिएक्शन करता है। ठीक है, बन गया क्या? NaCl और H2O। तो ये एटम्स रीअरेंज होकर पुनः व्यवस्थित होकर नए कंपाउंड बना लिए। देखो ये है केमिकल रिएक्शन। तो इन्होंने कहा कि एक रासायनिक प्रतिक्रिया के परिमाण स्वरूप अभिकारक और उत्पाद यौगिकों में परमाणुओं के पुनर्व्यवस्था की वजह से होती है। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, आगे पढ़ेंगे, जिनके बीच रिएक्शन होता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, है ना। जो प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और रिएक्शन के बाद जो बनता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो इन्होंने क्या कहा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है? रिएक्टेंट के एटम्स के बीच रीअरेंजमेंट के फलस्वरूप नए नए प्रोडक्ट बनते हैं। ये कहने वाले थे कौन? डाल्टन। मैं नहीं कह रहा हूं, फिर से मैं बोल रहा हूं कि डाल्टन ने जो बोला एग्जैक्टली आपको वैसे ही याद रखना पड़ेगा। जैसे आपके प्री में तो ऐसा सवाल नहीं हो सकता, जैसे आप मेंस देने जाते हैं, CGL वगैरह का मेंस देने जाते हैं, या आप CDS के एग्जाम देने जाते हैं, या आप PCS के एग्जाम देने जाते हैं, तो वहां पे पूछ सकता है कि कौन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का बिंदु है या कौन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का बिंदु नहीं है ना। तो इन्होंने बोला कि भाई डाल्टन साहब ने कहा कि पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है परमाणु। हम परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते। सही था कि गलत था? गलत था। परमाणु को हम विभाजित कर सकते हैं। जब किसी परमाणु को विभाजित करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? इलेक्ट्रॉन मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा। और उनको भी विभाजित कर देंगे तो क्वार्क्स मिलेगा। तो सबसे छोटी इकाई जो अब है वो क्वार्क्स है। क्या है? क्वार्क है। ठीक है। तो पहला पॉइंट इनका बिल्कुल गलत था कि हम परमाणु को पुनः विभाजित नहीं कर सकते। ये बात उनकी सिरे से गलत थी। उसके बाद इनका दूसरा पॉइंट भी गलत था कि किसी एटम के, किसी एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होते हैं। एकदम ही वाहियात बात थी। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोप्स। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? आइसोटोप्स, समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं? किसी तत्व के वैसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। जैसे आपसे मैं कहूं कि ये कार्बन का तत्व है। ये क्या है? कार्बन का एलिमेंट है। ध्यान से सुनिएगा, ये कार्बन का तत्व है। इसका मतलब इसमें सिर्फ कार्बन के एटम होंगे। कार्बन 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 कार्बन। जैसे मैंने कहा कि यह कार्बन का तत्व है, इसका मतलब इसमें सिर्फ कार्बन के परमाणु होंगे। लेकिन आप देखेंगे कि भाई कोई कार्बन है जिसकी द्रव्यमान संख्या 12 है। एक कार्बन ऐसा भी है जिसकी द्रव्यमान संख्या 14 है। आपने देखा होगा कि कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट।
एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, ये कहलाते हैं आइसोटोप्स, समस्थानिक, है ना। तो किसी भी एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे नहीं हो सकते। जैसे समस्थानिकों की हम बात करें तो कार्बन के एलिमेंट में कार्बन 12 भी हो सकता है, कार्बन 14 भी हो सकता है ना। कार्बन 12 भी हो सकता है और कार्बन 14 भी हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट भी इनका क्या था, गलत था। क्या बोला था इन्होंने दूसरा, कि ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, किसी तत्व के सारे परमाणु एक जैसे होते हैं। ये बात भी वाहियात थी, है ना। किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे नहीं हो सकते, जैसे कि आइसोटोप्स आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही थी उनकी, और ये बात भी बिल्कुल सही थी कि एटम्स मिलते हैं तो कंपाउंड बनते हैं, परमाणु मिलते हैं तो यौगिक बनते हैं, ये भी सही थी। और ये भी सही था कि भाई रीअरेंजमेंट के थ्रू क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है ना, कि एटम्स क्या होते हैं, रीअरेंज होकर नए नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, हम लोग देखने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हेडिंग डालिएगा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, हम बेसिक बातें अभी पढ़ रहे हैं, फिर हम अपना लेवल बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे 11th और 12th पे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या क्या खामियां थी। पहली खामी कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अनुसार एटम इनडिविजिबल है, अविभाज्य है, लेकिन एटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना। एटम को अगर हम डिवाइड करते हैं, एटम को अगर हम परमाणु को विभाजित करते हैं तो हमें क्या क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, प्रोटॉन्स मिलते हैं, न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। तो डाल्टन साहब का ऐसा कहना कि परमाणु अविभाज्य है, एटम इंडिविजिबल है, ये सिरे से वाहियात बात थी। तब लोगों ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में हमने एटम को बांट दिया, अब विभाजन मुमकिन नहीं है। ये सबसे छोटा कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन आप जानते हैं कि इनको भी विभाजित हम करेंगे तो क्या मिलेगा, क्वार्क्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, क्वार्क। तो अगर अभी पूछा जाए कि सबसे छोटा कण जो है ब्रह्मांड का, कायनात का, वो कौन है, तो आपका क्वार्क है। क्या है, क्वार्क। तो ये पहली खामी थी कि डाल्टन साहब ने बोला कि हम परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन हम भाई परमाणु को विभाजित कर सकते हैं। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, लेकिन परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ा जा सकता है। फिर उन्होंने कहा कि भाई किसी भी एलिमेंट के सारे एटम हर मामले में एक जैसे होते हैं, मतलब उनकी परमाणु संख्या सेम होगी, द्रव्यमान संख्या सेम होगी। लेकिन समस्थानिकों की अगर हम बात करें तो एक ही एलिमेंट में जो परमाणु हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, उनका मास नंबर चेंज कर सकता है। जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों एटम सेम ही है, दोनों कार्बन के एटम है, एक की परमाणु से एक का परमाणु भार जो है, एक का एटॉमिक मास कितना है, 12 है, दूसरे का 14 है। तो देखो, वाई डू एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, एग्जाम्पल आइसोटोप, है ना। तो एक ही तत्व के परमाणु का द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकता है, जैसे कि समस्थानिक। पर उन्होंने कहा कि नहीं, किसी तत्व के सारे परमाणु हर मामले में एक जैसे होते हैं। तो ये दो खामियां तो बिल्कुल ऐसे थी जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता था, है ना। निहायत ही गलत बातें इन्होंने कही थी। तो ये दो चीजें आपने देखी कि भाई परमाणु सिद्धांत में बिल्कुल गलत कही गई थी, गलत कही गई थी। देख लो, कमेंट नहीं आ रहा। कैसे पता चलेगा मुझे, आ रहा है बच्चों को समझ में नहीं आ रहा? ठीक है जी। एक ही तरह के एटम अगर एक साथ हैं तो वो एलिमेंट कहलाते हैं, डिफरेंट है तो कंपाउंड हो जाएंगे, है ना। तो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या अंतर है,
वो जब हम मैटर का स्टेट पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर हम लोग करेंगे। अभी हमने सिर्फ एलिमेंट को थोड़ा सा बताया है, ताकि यहां पर जो एलिमेंट की बात आई है, कि एलिमेंट की बात आई है, ये जो शब्द एलिमेंट आया है उसके बारे में आप थोड़ा समझ सको। बाकी एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, तीनों को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, है ना। सीटेट का थोड़ा अलग रहता है, उसमें मतलब 6 to 8 रहती है बातें। यहां पे हम थोड़ा हायर लेवल का पढ़ रहे हैं। सीटेट में सिर्फ 6 to 8 पढ़ना है आपको, उसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो सीटेट को छोड़ दीजिए। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया है ताकि आपको थोड़ा नोट्स में ये सारी चीजें मिल जाए। अदरवाइज हम ऐसे पॉइंट वाइज लिखते चले जाते तो फिर वो मजा नहीं आता, है ना, क्योंकि वो फिर उड़ जाती है क्लास के बाद चीजें। तो इसलिए हमने थोड़ा प्रॉपर नोट्स बनाने की तरह सारा कुछ एक एक पॉइंट हमने लिख दिया है ना, ताकि आपको याद रहे कि एक ही तत्व के परमाणु का द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकता है। बात आ रही है समझ में? चलिए, कैसे लोगों को पता चला कि नहीं परमाणु को हम विभाजित कर सकते हैं? तो अगर हम खोज की बात करें तो सबको पता होगा, ये मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि भाई इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसने करी थी? तो जे थॉमसन साहब ने करी थी। किसने? जे थॉमसन साहब ने करी थी। आपको दिख रहे होंगे यहां पे, ये हैं थॉमसन साहब। लेकिन वहीं पे अगर प्रोटॉन की बात होती है तो यहां पे देखो बच्चों को कंफ्यूजन आ जाता है। काफी जगह आपको लिखा मिलेगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड को आप इग्नोर करिएगा। ई गोल्डस्टीन साहब ने प्रोटॉन को खोजा था, जिसकी तस्वीर मैंने यहां पे लगा रखी है। तो तस्वीर इसलिए लगा रखी है ताकि थोड़ा आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो ई गोल्डस्टीन साहब ने प्रोटॉन की खोज करी थी। रदरफोर्ड ने एक्चुअली न्यूक्लियस की खोज करी थी। और न्यूक्लियस की खोज कैसे करी थी वो एक्सपेरिमेंट भी हम देखेंगे, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। और न्यूट्रॉन की जहां तक खोज की बात है, तो न्यूट्रॉन की खोज की बात है तो आप जानते हैं कि ये हमारे यहां पे दिख रहे होंगे स्मार्ट से आदमी, जिसका नाम था जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन की खोज करी थी। तो जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई, तब लोगों ने कहा कि भाई डाल्टन साहब तो गलत बात कह रहे थे, हम परमाणु को भी तोड़ सकते हैं। और परमाणु को जब तोड़ेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेगा, और इनको भी तोड़ेंगे तो हमें क्वार्क्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? क्वार्क मिलेंगे। तो ये आज इंट्रोडक्शन की क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम परमाणु के संरचना की बातें करेंगे। ये थोड़ा सा बेसिक चीज हमने डिस्कस किया है एटम के बारे में, है ना, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है, तो ये भाई कैसे रहता है एटम में, कैसे व्यवस्थित रहता है, ये परमाणु की संरचना क्या होती होगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु में कैसे अरेंज रहते होंगे, है ना। हाँ बिल्कुल सुबोध दास, सीडीएस एनडीए दोनों हो जाएगा, ठीक है। और बाकी उसके नीचे के जो एग्जाम है वो तो अपने आप कवर हो जाएंगे। तो जब हम ऊपर का लेवल लेके चल रहे हैं तो बाकी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, रेलवे के एग्जाम्स हो गए, जितने भी एग्जाम्स हो गए, पीसीएस के एग्जाम्स हो गए, वो तो कवर हो ही जाएंगे। बात आनी चाहिए समझ में। ओके, तो काफी डिटेल से हम लोग बात करेंगे, घबराइए मत आप। केमिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो रटने वाली चीजें होंगी उसको भी हम लोग देख लेंगे, और जो कॉन्सेप्चुअल चीजें होंगी उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज याद करने के जे थॉमसन साहब ने करी थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन साहब ने करी थी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक साहब ने करी थी, है ना। तब लोगों को पता चल गया कि भाई एटम को हम तोड़ सकते हैं। और ये इनकी तस्वीरें हमने लगा रखी हैं ताकि थोड़ा आपको मजा आ जाए देखकर। इन शख्सियत के बारे में थोड़ा उसका चेहरा भी जानना जरूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में होगी आप लोगों से मुलाकात। मिलते हैं अगले क्लास में परमाणु संरचना के साथ। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी